के सिंह आज अपने चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी आलोचना का दूसरा भाग लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में उत्साह हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास। समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास। इस विधा की शुरुआत भारतीय युग से हुआ है। इस युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुस्तकों का परिचय दिया जाता था। तो जो समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास है, इस पद्धति का विकास भारतीय युग से हुआ। इस युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुस्तकों का परिचय दिया जाता था। बाद में पुस्तक की समीक्षा से जुड़ गया। पहले इस युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पुस्तकों का परिचय दिया जाता था और बाद में पुस्तक की समीक्षा से जुड़ गया। द्विवेदी युग में सामान्य समीक्षा के साथ साथ कवियों एवं काव्य कृतियों के साहित्यिक आलोचनाएं प्रकाशित होने लगी। और द्विवेदी युग में सामान्य समीक्षा के साथ साथ कवियों एवं काव्य कृतियों अर्थात कवि और उनके काव्य की जो कृतियाँ थी उनके भी साहित्यिक समालोचनाएं आलोचनाएं प्रकाशित होने लगी। इसके बाद देखिए अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। तो इस पद्धति का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, इस पद्धति का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। श्याम सुंदर दास के निर्देश पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। तो अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, इस पद्धति का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। श्याम सुंदर दास के निर्देश पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का व्यवहारिक रूप। संस्कृत साहित्य में समीक्षा की कोई व्यवहारिक पद्धति नहीं थी। टीकाओं का प्रचलन था। यह टीका गद्य पद्य दोनों में लिखी जाती थी। हिंदी में टीकाएँ लिखी जाने लगीं। केशवदास की रामचंद्रिका, कविप्रिया, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई। भारतेंद्र युग तथा द्विवेदी युग में भी टीकाएँ लिखी गई। तो लाला भगवान दीन का है प्रिया प्रकाश मानस की टीका। तो लाला भगवान दीन ने लिखा था केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश मानस की टीका। लाला भगवान दीन ने लिखा है प्रिया प्रकाश मानस की टीका। लाला भगवान दीन ने लिखा है प्रिया प्रकाश मानस की टीका। फिर है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। ये इम्पोर्टेंट है कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। प्रसाद की कामायनी पर सैदा ने टीका लिखी। प्रसाद की कामायनी पर किसने टीका लिखी? सैदा ने टीका लिखी। तो प्रसाद की कामायनी पर सैदा ने, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने
बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। लाला भगवान दिन ने प्रिया प्रकाश और मानस की टीका। लाला भगवान दिन ने प्रिया प्रकाश मानस की टीका। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी। वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। प्रसाद की कामायनी पर सैदा ने टीका लिखी। प्रसाद की कामायनी पर सैदा ने टीका लिखी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की टीका लिखी। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की टीका लिखी। अब हम लोग आ जाते हैं शुक्ल युग में। शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल जी को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। तो शुक्ल युग में आचार्य शुक्ल जी को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। आचार्य शुक्ल के प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद है। आचार्य शुक्ल के प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद है। रस मीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। रस मीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। काव्य में रहस्यवाद भी सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल जी ने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए काव्य के दो भेद बताए हैं। आचार्य शुक्ल जी ने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए काव्य के दो भेद बताए हैं। आचार्य शुक्ल ने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए काव्य के दो भेद बताए हैं। पहला है आनंद की साधना अवस्था। आनंद की साधना अवस्था यह काव्य का प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला है, जिसे लोक मंगल का काव्य कहा जाता है। यह काव्य का प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला है, जिसे लोक मंगल का काव्य कहा जाता है, जिसमें पद्मावत, रामचरित मानस, पृथ्वीराज रासो आता है। तो शुक्ल जी हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद लिखा। फिर यह इनका दूसरा रस मीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल जी ने काव्य आनंद की अभिव्यक्ति के लिए काव्य के दो भेद माने हैं। एक आनंद की साधना अवस्था। आनंद की साधना अवस्था का मतलब है कि ऐसे काव्य जो कि नियम कानून में बंध कर रहकर लिखे गए हैं, जिसको सभी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पद्मावत, रामचरित मानस, पृथ्वीराज रासो आदि आते हैं। यह काव्य का प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला, जिसे लोक मंगल का काव्य कहा जाता है, अर्थात साधना अवस्था वाले में जिसमें लोक मंगल की भावना हो, जिसमें पद्मावत, रामचरित मानस, पृथ्वीराज रासो आता है। आनंद की सिद्धावस्था। आनंद की सिद्धावस्था जिसे लोक रंजन का काव्य कहा जाता है, जिसे लोक रंजन आनंद की सिद्धावस्था अर्थात उपभोग पक्ष। आनंद की सिद्धावस्था अर्थात उपभोग पक्ष जिसे लोक रंजन का काव्य कहा जाता है। उपभोग पक्ष जिसे लोक रंजन का काव्य कहा जाता है। इसमें सूरसागर, बिहारी सतसई, पदावली, रास पंचाध्यायी आदि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास को लोक मंगल का कवि जबकि सूरदास को लोक रंजन का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास को लोक मंगल का कवि जबकि सूरदास को लोक रंजन का कवि कहा है। जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोक रंजन का काव्य है, जबकि उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य है। तो आचार्य शुक्ल जी ने लोक मंगल का कवि तुलसीदास को और लोक रंजन का कवि सूरदास को कहा है। और पद्मावत का पूर्वार्ध अर्थात पहले का भाग लोक रंजन का है और दूसरा भाग जबकि उत्तरार्ध लोक मंगल का है। तो पद्मावत को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग लोक रंजन, दूसरा भाग लोक मंगल का।
तो आचार्य शुक्ल ने आलोचना साहित्य में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत की स्थापना की। आचार्य शुक्ल ने आलोचना साहित्य में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत की स्थापना की। आचार्य शुक्ल ने आलोचना साहित्य में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत की स्थापना की। ग्रंथ आचार्य शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, भ्रमर गीत सार की भूमिका, इनका है पहला भ्रमर गीत सार की भूमिका 1922 में। तो आचार्य शुक्ल जी का पहला ग्रंथ है भ्रमर गीत सार की भूमिका 1922 ईस्वी में। बुद्ध चरित की भूमिका 1922 में। गोस्वामी तुलसीदास 1922 में। जायसी ग्रंथावली 1924 में। भ्रमर गीत सार 1925 में। रस मीमांसा 1949 में। हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। पहला है भ्रमर गीत सार की भूमिका। भ्रमर गीत सार की भूमिका 1922 में। बुद्ध चरित्र की भूमिका 1922 में। गोस्वामी तुलसीदास 1922 में। जायसी ग्रंथावली 1924 में। भ्रमर गीत सार 1925 में। भ्रमर गीत सार 1925 में। रस मीमांसा 1949 में। हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य में रहस्यवाद काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुदित ग्रंथ है। अनुदित अर्थात आचार्य शुक्ल जी ने कुछ ऐसे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है जिसमें एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद। आचार्य शुक्ल जी के अनुदित ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल जी के कुछ अनुदित ग्रंथ हैं। इसमें पहला है एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है कल्पना का आनंद नाम से किया गया है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुदित ग्रंथ हैं। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है जिसका नाम है कल्पना का आनंद के नाम से किया है। फिर है जॉन हेनरी न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य नाम से अनुवाद किया है। जॉन हेनरी न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य नाम से अनुवाद किया था। फिर जॉन हेनरी न्यूमैन के प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का अनुवाद आदर्श जीवन नाम से किया है। तो जॉन हेनरी न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य नाम से अनुवाद किया है। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद से किया है। फिर है जॉन हेनरी न्यूमैन के प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का अनुवाद आदर्श जीवन नाम से किया था। अगला है हैकल के रीडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच। हैकल के रीडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया था। एडविन आर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का पद्यबद्ध अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया। तो एडविन आर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का पद्यबद्ध अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया। तो एडविन आर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का पद्यबद्ध अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया। आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का विरोध भारतीय वक्रोतिवाद का विलायती उत्थान कहा। आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का विरोध भारतीय वक्रोतिपद का विलायती उत्थान कहा। शुक्ल जी रसवादी आलोचक थे। फिर देखिए नवीन बिलोचन शर्मा
शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक इस युग में किसी भी भारतीय में नहीं हुआ, भारतीय भाषा में नहीं हुआ। नवीन विलोचन शर्मा जी ने शुक्ल जी के बारे में कहा है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं हुआ। नवीन विलोचन शर्मा ने शुक्ल जी के से बड़ा समीक्षक उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं हुआ कहा है। डॉक्टर गोपाल राय आचार्य शुक्ल जी ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आचार्य डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि आचार्य शुक्ल जी ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। श्याम सुंदर दास, यदि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, यदि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो अतियुक्ति न होगी। कोश ने शुक्ल को बनाया तथा कोश को शुक्ल जी ने, कोश ने शुक्ल को बनाया और तथा कोश को शुक्ल जी ने। तो देखिए ये रसवादी आलोचना है। इन्होंने क्रोचे के व्यंजनावाद सिद्धांत का विरोध, भारतीय वक्रोतिवाद का विलायती उत्थान कहा। नवीन विलोचन शर्मा जी ने शुक्ल जी के बारे में कहा कि उस युग में किसी भी भारतीय भाषा, उस युग में समीक्षक कोई भी भारतीय भाषा में नहीं हुआ उनसे बड़ा। डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि आचार्य शुक्ल जी ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो डॉक्टर गोपाल राय ने ये कहा। श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि यदि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित शब्द सागर की उपयोगिता, यदि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो अतियुक्ति ना होगी। कोश ने शुक्ल को बनाया तथा कोश को शुक्ल जी ने बनाया। फिर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। तो अलग अलग विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अपने अलग अलग राय दी है। फिर देखिए गुलाब राय जी ने लिखा है नवरस। गुलाब राय जी ने लिखा है नवरस। फिर जगन्नाथ प्रसाद भानु ने लिखा है अलंकार दर्पण। गुलाब राय ने लिखा है नवरस और जगन्नाथ प्रसाद भानु ने लिखा है अलंकार दर्पण। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा है अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार दर्पण, क्षमा चाहता हूँ, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने अलंकार दर्पण, गुलाब राय ने नवरस और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार पीयूष और नाट्य दर्पण। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार पीयूष और नाट्य दर्पण लिखा है। तो गुलाब राय नवरस, जगन्नाथ प्रसाद भानु अलंकार दर्पण, गुलाब राय नवरस, जगन्नाथ प्रसाद भानु अलंकार दर्पण, रमाशंकर शुक्ल रसाल अलंकार पीयूष नाट्य दर्पण। अब हम लोग आ जाते हैं छायावादी आलोचना में। तो छायावादी आलोचना को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।